नमस्कार दोस्तों। देश के सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने आज प्रधानमंत्री मोदी की सत्ता पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप ये कि प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार किसी सूरत में नहीं चाहती कि विपक्ष अपने संसाधनों के साथ 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ सके। प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सत्ता विपक्ष को संसाधनों से या उन विपक्ष के संसाधनों पर या तो कब्जा करना चाहती है या संसाधन विहीन करना चाहती है या विपक्ष के खातों को सील करके विपक्ष को पूरी तरह से आर्थिक तौर पर कमजोर करना चाहती है। और यह गंभीर आरोप कांग्रेस ने इसलिए लगाए हैं कि कांग्रेस के खाते को इनकम टैक्स की तरफ से न सिर्फ सील किया गया है बल्कि कांग्रेस के खाते से 115 करोड़ की पेनल्टी इनकम टैक्स की तरफ से कांग्रेस की माने तो आज जो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन समेत तमाम नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, जबरदस्ती बैंक मैनेजर को डराकर इनकम टैक्स अधिकारियों के दबाव में सरकार के खाते में ट्रांसफर किया गया, क्योंकि 14 लाख और कुछ रुपए की अनियमितता या 14 लाख कुछ रुपए कैश कांग्रेस के खाते में जमा कराए गए थे। जो कांग्रेस का कहना है कि सांसदों ने और लोगों के जो वेतन थे जो चंदे के तौर पर दिया, हमने कैश जमा कराया 14 लाख कुछ हजार रुपए, जो 0.07% होता है अगर टोटल जो हमारे खाते में पैसे थे। लेकिन उसके बदले, उस छोटी सी गड़बड़ी के बदले या चूक के बदले सरकार के दबाव में या इनकम टैक्स अधिकारियों ने 115 करोड़ हमारे खाते से सरकार के खजाने में ट्रांसफर कर दिए पेनल्टी के तौर पर। और कांग्रेस का आरोप है कि 200 करोड़ से ज्यादा की पेनल्टी या कांग्रेस के खातों को सील करके या खातों के इस्तेमाल पर रोक लगा के इनकम टैक्स की तरफ से किया गया है। कांग्रेस नेताओं ने आज कहा कि एक ऐसा लोकतंत्र है कि एक तरफ बीजेपी है जिसके पास संसाधन है, सरकार है, मशीनरी है, एजेंसियां हैं, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, और ऊपर से इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर सबसे अधिक चंदा बीजेपी ने लिया। लगभग 56% बॉन्ड की बिक्री से जो चंदा हुआ उसका 56% अकेले बीजेपी को। आंकड़े आ रहे हैं 8,000 करोड़, 8,500 करोड़, 8,700 करोड़, पूरा खुलासा अब होगा। बीजेपी ने कैसे कैसे चंदा लिया, इलेक्टोरल बॉन्ड का कैसे इस्तेमाल किया गया, कैसे इलेक्टोरल बॉन्ड उन लोगों से, उन कंपनियों से लिया गया जिन कंपनियों के पीछे ईडी, इनकम टैक्स और केंद्रीय एजेंसियां थी, पहले छापा बाद में चंदा, और या चंदे के बदले धंधा ठेका। ये सारे आरोप फिर से कांग्रेस नेताओं ने दोहराए कि बीजेपी सरकार, केंद्र सरकार, मोदी सरकार चुनाव से पहले हमें हर तरह से आर्थिक तौर पर कमजोर करना चाहती है। बहुत गंभीर आरोप लगाए अजय माकन, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने। एक दिलचस्प बात जो अजय माकन ने कहा, और मैं चाहूंगा जो उन्होंने कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो पूरा हिस्सा आपको सुनाऊं, क्योंकि विपक्ष की आवाज भी आप तक पहुंचनी चाहिए। विपक्ष क्या कह रहा है और विपक्ष के साथ सरकारी एजेंसियां कैसा बर्ताव कर रही है, यह भी आप तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि चैनलों के जरिए यह बात तो पहुंचती नहीं है कि देश की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी पार्टी को किस तरह से सरकार आर्थिक तौर पर पंगु करना चाह रही है, उसके खाते को सील करके। यह आरोप राहुल गांधी और कांग्रेस नेताओं ने लगाए हैं। अजय माकन ने कहा कि उनके पास एक नोटिस आया है अभी कुछ दिन पहले, जो सीताराम केसरी जब कोषाध्यक्ष थे 30 साल पहले, उस जमाने की किसी अनियमितता को लेकर अभी इनकम टैक्स से नोटिस आया। और तंज में उन्होंने भी ये भी कहा कि अब हो सकता है जब महात्मा गांधी और जमुना लाल बजाज कांग्रेस में थे उस जमाने की कोई कहानी निकालकर उसके बाद भी नोटिस आ सकता है। ये बात उन्होंने तंज में कही। लेकिन 30 साल पहले केसरी के जमाने का नोटिस, और अभी जो खाते जब्त किए गए वो माना गया कि 2017-18 में जब मोतीलाल वोरा थे उस समय की कुछ अनियमितता थी, उसकी वजह से कांग्रेस के खाते जब्त किए। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि अगर कुछ अनियमितता मिली, कोई चूक हुई कि 14 लाख कुछ रुपए हमने कैश जमा किए, उसके बदले पेनल्टी आप लगा सकते हैं। लेकिन पेनल्टी क्या पूरे खाते में से 115 करोड़ या 110 करोड़ की रकम को पूरा ट्रांसफर करना होगा? ये कांग्रेस के नेताओं ने कहा है। और सबसे बड़ा आरोप यही है कि ये राहुल गांधी ने कहा कि एक तरह से क्रिमिनल एक्शन है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, लोकतंत्र के खिलाफ। सबसे बड़ी पार्टी के बैंक अकाउंट को आपने बंद कर दिया, इस कदर कि हम प्रचार नहीं कर पा रहे हैं, हम पोस्टर बैनर नहीं छपवा पा रहे हैं, हम रेलवे के टिकट नहीं खरीद पा रहे हैं। ये सारे कांग्रेस नेताओं ने इसी तरह की बात की, किसी तरह का प्रचार हम ना कर पाएं इसलिए किया जा रहा है। कांग्रेस के बैंक अकाउंट
को सिर्फ फ्रीज करने की बात नहीं है। लोकतंत्र में सामने जो विपक्ष है, विपक्षी पार्टियों की कैसे कमर तोड़ी जाए, ये कोशिश हो रही है ताकि लेवल प्लेइंग फील्ड न रहे, किसी तरह से संसाधन खत्म हो जाए। ये कांग्रेस नेताओं ने कहा है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि हमारे बैंक खातों पर हमला हुआ है, बाकी पार्टियों के लिए छूट है, बीजेपी के लिए छूट है, एनडीए के लोगों को छूट है, लेकिन हमसे जबरन 115 करोड़ वसूल लिए गए हमारे खाते से आईटी अधिकारियों को डरा धमकाकर, ताकि हमारे पास संसाधन न रहे, हम चुनाव न लड़ सके। पूरी बात क्या कही हम आपको बताएंगे। इसमें जब ये खबर पहली बार आई थी 16 फरवरी को, तब ये कहा गया, खबर ये आई थी कि 18-19 के इनकम टैक्स के वक्त में ऐसा कुछ हुआ कि अजय माकन के हवाले से उस समय की जो खबर है, उस समय जब 16 फरवरी को यह खबर आई थी कि 31 दिसंबर 2019 तक अपने अकाउंट से संबंधित जानकारी इनकम टैक्स को देनी थी, लेकिन 40-45 दिन रिटर्न देर से सबमिट हुआ। आमतौर पर लोग 10-15 दिन करते हैं, कई बार ज़्यादा भी होता है। और दूसरा 18-19 चुनावी वर्ष था, उस चुनावी वर्ष में कांग्रेस के 119 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, उसमें 14,40,000 रुपए कांग्रेस के सांसदों विधायकों ने अपने वेतन का हिस्सा कैश जमा करवाया था, और कैश में पैसा आने की वजह से इनकम टैक्स ने कांग्रेस पर 210 करोड़ की पेनल्टी लगा दी है। यही अजय माकन कह रहे हैं कि आप कितनी पेनल्टी लगाएंगे, इसकी प्रक्रिया है, लेकिन आप 14 लाख कुछ हजार के बदले क्या 200 करोड़ और 115 करोड़ या 225 करोड़, क्या उस तरह से आप पेनल्टी लगा के पैसे वसूल सकते हैं कि हम अपने पैसे का इस्तेमाल न करें? अजय माकन और कांग्रेस नेताओं ने यह भी कहा कि ये हमारी लड़ाई नहीं है, ये आप सबकी लड़ाई है, ये उन तमाम लोगों की लड़ाई है जो लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज के पक्षधर हैं, क्योंकि बिना विपक्ष के सत्ता कैसे निरंकुश हो जाता है, और ये किसे पता नहीं कि बीजेपी कैसे संसाधन जुटाती है, और बीजेपी ने कैसे संसाधन बीते 9-10 सालों में जुटाए। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि देश के जिले जिले में बीजेपी की आलीशान इमारतें हैं, जिले जिले में बीजेपी के शानदार दफ्तर, 5 सितारा दफ्तर बने। बीजेपी पर आरोप लगता रहा है, और ऐसी रैलियां बीजेपी और इस तरह से चुनाव लड़ती हैं जिसमें करोड़ों फूके जाते हैं। सामने तो अभी है ही इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला कि 8,000 करोड़ या 8,500 करोड़ बीजेपी को मिले, ऐसी कंपनियों से मिले जो बेनामी है, शेल कंपनी है, या ऐसी कंपनियों से मिले जिसका मुनाफा 1 करोड़ 8 लाख है और उस कंपनी ने 180 करोड़ बीजेपी को दे दिया। ऐसी दर्जनों कंपनियां, वो कहानियां आ रही है। यही मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम नेताओं ने कहा कि बीजेपी सरकार, मोदी सरकार हमारे खातों को रोककर, हमारे खातों को बंद करके, हमारे खाते को फ्रीज करके, बीजेपी तो अपना खजाना भर के चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन हमारे संसाधनों को एक तरह से हमें संसाधन विहीन करके हमें कमज़ोर करना चाहती है। इसमें बहुत सारे आरोप लगाए। मैं चाहता हूं कि पूरी बात आप उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कुछ कही गई वो आप सुनिए, और इसलिए भी कि ये उस तरह से आपको कहीं चैनल पर ये सवाल उठाते हुए लोग बताएंगे नहीं, क्योंकि ये सवाल उठता है कि अगर कांग्रेस का कहना है कि हमारे कार्यकर्ताओं ने, एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने या कांग्रेस समर्थकों ने अगर चंदा दिया, चंदा जमा किया, हमारे खातों में पैसा था जिससे हम चुनाव लड़ते, लेकिन उसी के पहले हमारे खातों पर डाका पड़ा है और जबरन हमारे खाते से पैसे रिकवर किए। ये थोड़ी हैरानी की बात है, जब मैंने पहली बार सुनी थी खबर, कुछ पेनल्टी लगाई जा सकती है रिकवरी की कि आपने गलत किया, इरेगुलरिटीज है, लेकिन क्या उसके बदले 115 करोड़ किसी के खाते में पूरा जब्त करके और जबरन उस पैसे को सरकार के खजाने में ट्रांसफर किया जा सकता है क्या? और इतनी ही सख्ती तमाम मामलों में होती है क्या? बहरहाल क्या कहा है कांग्रेस नेताओं ने, मैं चाहता हूं सिलसिलेवार ढंग से अजय माकन, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सबने क्या कहा सुनिए, ताकि आपको पूरी बात समझ में आए। फिलहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात सुनिए। किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के बैंक खातों के ऊपर हमला हुआ और ये कोशिश करी जा रही है कि फाइनेंशियली कांग्रेस पार्टी को पंगु बना दिया जाए। ये केवल कांग्रेस पार्टी के खातों पे नरेंद्र मोदी सरकार का हमला नहीं है, बल्कि भारत के लोकतंत्र पे हमला है। अगर प्रमुख विपक्षी पार्टी वित्तीय तौर के ऊपर पूरी तरीके से पंगु हो जाए, कोई कार्य नहीं कर सके, पब्लिसिटी के ऊपर पैसा नहीं खर्च कर सके, कैंपेन के ऊपर पैसा नहीं खर्च कर सके, अपने कैंडिडेट्स को पैसे नहीं दे सके, तो फिर चुनाव किस बात का है? और चुनाव की घोषणा हो चुकी है। पिछले 1 महीने से हमारे अपने बैंक अकाउंट्स में पड़े हुए 285 करोड़ रुपए का हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। हम लोगों को पब्लिसिटी के लिए अखबारों के अंदर स्लॉट्स बुक करने,
हम लोगों को पब्लिसिटी के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर स्लॉट्स बुक करने, हमको सोशल मीडिया के अंदर इस्तेमाल करना है, हमको पोस्टर छपवाने, हमको पैम्फलेट छपवाने। अगर हम लोग वो काम भी नहीं कर सकते तो किस प्रकार से लोकतंत्र जिंदा रहेगा और कैसा लोकतंत्र है ये? मैंने पिछले सप्ताह आप सब लोगों के सम्मुख मोतीलाल वोरा जी के समय 2017-18 के एक केस को लेकर के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 2017-18 के बेसिस के ऊपर 7 साल बाद में जाकर के हमारे बैंक के खाते अब जाकर के फ्रीज करे हैं, उसकी जानकारी दी। मैंने कहा कि ये 7 साल पुराने कैसे फ्रीज किए जा सकते हैं और टाइमिंग इसका कैसा है। लेकिन मुझे अभी बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पिछले हफ्ते ये नोटिस हम लोगों के पास में आया है, इसकी कॉपी आप सब लोगों को मिल गई है, आप सब लोगों के आ गई, आप जरा देखिए। ये सीताराम केसरी जी के जमाने का नोटिस हमें पिछले हफ्ते आया। आप सोचिए, सीताराम केसरी जी के जमाने का 1994-95 की असेसमेंट ईयर का नोटिस अब हमारे पास में आया और इसको लेकर के भी आगे आने वाले समय के अंदर फिर से बैंक को फ्रीज करने का और डिमांड लगाने की ये कवायद शुरू होगी। तो ये कौन सा लोकतंत्र है? अगर इसी रफ्तार से जाएंगे तो महात्मा गांधी के समय पे जमनालाल बजाज जब ट्रेजरर हुआ करते थे, उस टाइम पे भी कोई चीज निकाल करके अब इस वक्त इस चुनाव से पहले हमारे अकाउंट्स को फ्रीज किया जाएगा। तो ये किस चीज का लोकतंत्र है? 30 साल पुराना, 31 साल पुराना असेसमेंट ईयर का हिसाब निकाल करके हमारे खाते फ्रीज करे जा रहे हैं ताकि हम लोग चुनाव ही ना लड़ पाए। हम लोगों के पास में मुख्यतः 3 बातें हैं कहने की। हर पॉलिटिकल पार्टी इनकम टैक्स से एग्जेम्प्टेड होती है, कभी किसी ने भी पेनल्टी इस तरीके से नहीं दिया, तो कांग्रेस पार्टी को अकेले क्यों चुना जा रहा है? दूसरा, इसकी टाइमिंग देखिए, 2017-18 का मोतीलाल वोरा जी के टाइम का और 1994-95 का सीताराम केसरी जी का समय, और केवल 1 महीना पहले चुनाव के घोषणा होने से पहले यह काम शुरू किया जाता है। और तीसरा, क्वांटम ऑफ पनिशमेंट देखिए कि कितना बड़ा पनिशमेंट। क्या हमारे सिर्फ 0.07% पूरा 199 करोड़ का कैश में हमारे अपने एमपीज ने अपनी तनख्वाह दी, उसकी वजह से 0.07% की अनियमितता की वजह से 106% की पेनल्टी हमारे ऊपर लगाई गई, 106% की। कितना? 0.07% की अनियमितता की वजह से 106% की पेनल्टी हम लोगों के ऊपर लगाई गई है। ये क्वांटम। हम लोगों ने मात्र 30 दिन लेट हम लोगों ने अपने अकाउंट सबमिट करे। ये इनकम टैक्स एक्ट मेरे पास में है, इसका सेक्शन 234F ये कहता है कि सिर्फ 10,000 रुपए की मैक्सिमम पेनल्टी ली जा सकती है अगर कोई व्यक्ति लेट अपना, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या व्यक्ति कोई भी लेट अपना इनकम टैक्स सबमिट करे, केवल 10,000 रुपए। और हमारे ऊपर 210 करोड़ रुपए का 210.25 करोड़ का 210.25 करोड़ का लियन मार्क कर दिया गया। 10,000 की सिर्फ पेनल्टी, सिर्फ 0.07% का हमारा टोटल अकाउंट में से कैश के अंदर लिया गया। ये कहां का न्याय? 115 करोड़ रुपए फोर्सफुली हमारे बैंक अकाउंट से इनकम टैक्स ऑफिसर्स ने बैंक मैनेजर्स के पास में जाकर के सरकार को ट्रांसफर करा दिया गया। वो अब हमारे पास में नहीं है। 115 करोड़ रुपया बैंक मैनेजर्स को जाकर के एक तरीके से डरा करके, धमका करके इनकम टैक्स ऑफिसर्स ने हमारे अकाउंट से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और सरकार को वापस ट्रांसफर करा दिया। मैंने बताया जैसे पिछले 5 हफ्ते से 1 महीने से भी ज्यादा हम अपने पैसे जो हमारे वर्कर्स ने इकट्ठे करे हैं वो हम इसका उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। ये कहां की डेमोक्रेसी है? ये कहां का लोकतंत्र रह गया? तो इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, ये केवल हम लोग तो अपनी लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन ये आप लोगों की भी लड़ाई, मीडिया की भी लड़ाई है, देश की जनता की लड़ाई है। अगर आप इसके अंदर हमारे को समर्थन नहीं करेंगे तो लोकतंत्र जिंदा नहीं रहेगा, ना आप रहेंगे ना हम रहेंगे। धन्यवाद। हमारा टोटल जो है 14,40,000 बनता है, जो 0.07% है। तो सिर्फ 14,40,000 जो हमारा 0.07% है, उसकी वजह से हमारे को ऊपर 210 करोड़ रुपए से भी अधिक का हमारे ऊपर लियन मार्क करके हमारी पेनल्टी लगाई गई है। तो आप सोचिए 14,40,000 के
बदले 210 करोड़ रुपए की पेनल्टी हमारे ऊपर लगाई गई है। ये कहां का लोकतंत्र है? शुक्रिया अजय माकन जी। आखिर में मैं राहुल गांधी जी से गुजारिश करूंगा कि वो आपको संबोधित करें। ये डिटेल्स आपको अंग्रेजी में अभी अजय माकन जी देंगे। Friends, there has been an assault on Indian democracy. Our accounts have been frozen since last more than 1 month. Since last around 5 weeks or so, we have been unable to utilize our own funds in the bank. You'll be surprised to know that a case, income tax case pertaining to 2017-18, which is 7 years back, on that basis, income tax has served us notice for 210 crores 25 lakh rupees. That amount of lien was marked against the Congress party in all our accounts. And effectively we are unable to utilize our 285 crore rupees, our own money which is lying in the bank. The most important thing is the timing and the exemptions which all the political parties enjoy. When all political parties enjoy income tax exemption, then why is it being slapped on the Congress party? Never it has happened in the past that the BJP had to pay any kind of penalty, any kind of income tax. Then why is it that the Congress party being singled out? The timing is such that 7 years old case, it seems that the BJP was waiting for the elections to come, and just 1 month before the elections were to be announced, they froze our accounts. So imagine how can it be a level playing field? We don't have money to give to our candidates. We don't have money to publish our pamphlets. We don't have money to organize our public meetings. We don't have money to book advertisements in the social media or in the newspapers. So how are we going to fight the elections, or how is democracy still alive in the country where the principal opposition party is unable to spend even a single penny in the elections? And it is not only this, the government has not stopped only on this 2017-18 notice. We have been slapped with another notice last week, and it pertains to 1994-95 during Sitaram Kesri when he was the treasurer. So imagine we are being slapped with a notice, income tax notice, 30 years back, pertaining to account 30 years back, and just at the eve of election, so that we are unable, our accounts are crippled and we are unable to use our own money for the elections. So please, this is the time when it is not only fight for the Congress party, our own fight alone, it is, we have to all fight together to save democracy. The Income Tax Act, section 234F, allows maximum penalty of rupees 10,000 for late submission of income tax returns. Maximum penalty of 10,000 rupees. But on the contrary, Congress party has been slapped a penalty of 210 crore rupees against a violation of just 14,40,000 which we deposited in cash and 30 days delay. So the quantum of punishment is totally unmatched with a trivial small kind of mistake, you may say, or small kind of thing which has been done in 7 years back, which can easily be condoned. Thank you very much. शुक्रिया अजय बाबा जी। आखिर में अभी राहुल जी आपको संबोधित करेंगे। Thank you for coming here this morning. If any of you imagine, anybody in the country imagines what happens when your bank account, your ATM card, your entire financial identity is erased, right? You can imagine if it is done to a family, the family will starve to death. If it is done to a business, the business will be crippled, right? This is what has been done to the Congress party 1 month back. All our bank accounts have been frozen. We can do no campaign work. We cannot support our workers. We cannot support our candidates.
Our leaders cannot fly from one part of the country to the other. Forget fly, they can't take a railway train. And this has been done literally 2 months before the election campaign. Why has it been done? One notice comes from the 90s, another notice comes from 6-7 years ago. Quantum amount, 14 lakh rupees. And punishment, our entire financial identity. Right? What's interesting to me is that there are institutions in this country that are supposed to protect the democratic framework. There are the courts in the country, there's the election commission in the country, right? And nothing is happening. The election commission has not even said, wait a minute, you have frozen the bank account of the largest, of one of the biggest political parties, largest opposition in the country. And already our ability to fight the election has been damaged. We've already lost a month. As Makanji said, we are unable to get slots for advertising. We're unable to put ads in newspapers. And so what sort of a democracy is this? This is a criminal action on the Congress party. And it's a criminal action done by the Prime Minister and the Home Minister. It's very clear. This type of activity does not happen without them in today's India. And so the idea that India is a democracy, this is a lie. There's no democracy in India today. The idea that India is the world's largest democracy, it's a lie. It's a complete lie. 20% of India votes for us, and we are not able to pay 2 rupees for anything. Right? And it has been orchestrated to cripple us in the elections. Now, even if our bank accounts are unfrozen today, huge amount of damage has been done to Indian democracy. And no court is saying anything. No election commission is saying anything. No institution is saying anything. Media is not saying anything. It's ridiculous. And it's your duty, and I'm not just speaking to the media, it is the duty of all the institutions of this country, it is the duty of the people of this country. You're being robbed of your most important asset. You're being robbed of your constitution, you're being robbed of your democratic structure, you've been robbed of the entire architecture, and everybody's just quiet. I can say it in Hindi. 1 महीने पहले कांग्रेस पार्टी के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए. आप सोचिए, आप किसी परिवार के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी व्यक्ति के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी बिजनेस के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी भी संस्था के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, होता क्या है? एकदम खत्म हो जाता है. अगर आपने किसी परिवार का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया, भूखे मर जाते हैं. वो कांग्रेस पार्टी के साथ किया जा रहा है. 1 महीने पहले यह हुआ, और किसी संस्था ने, हिंदुस्तान की संस्था ने, किसी कोर्ट ने, किसी इलेक्शन कमीशन ने चूं तक नहीं कहा. सब ड्रामा देख रहे हैं. 20% हिंदुस्तान के लोग कांग्रेस पार्टी को वोट देते हैं. हम 20% लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं. और आज हम रेलवे टिकट नहीं खरीद सकते. आज हम अपने नेता को एक शहर से दूसरे शहर नहीं भेज सकते. हम एडवर्टाइजमेंट नहीं लगा सकते. और क्यों? 14 लाख रुपए 7 साल पहले 14 लाख रुपए का इशू है, और 200 करोड़ रुपए का फाइन, और सारे के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए. जब इनकम टैक्स, ये दिखाना मुझे जरा, सॉरी, क्या 200 करोड़, जब इनकम टैक्स साफ, इनकम टैक्स की जो एक्ट है साफ कहता है कि ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपए का फाइन लगेगा. तो ये है हिंदुस्तान का लोकतंत्र. ये क्रिमिनल एक्शन है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ और हिंदुस्तान के लोकतंत्र के खिलाफ, और ये क्रिमिनल एक्शन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कर रहे हैं. मेरी विनती है कि जो हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस हैं, जो वो अपने आप को हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस मानते हैं, डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करते हैं, लोकतंत्र को प्रोटेक्ट करते हैं, हिंदुस्तान के कोर्ट्स हो, हिंदुस्तान का इलेक्शन कमीशन हो, वो इसके बारे में कुछ करें. और ये कहना कि हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, झूठ है. यहां कोई डेमोक्रेसी नहीं है.
बिगेस्ट ऑपोजिशन पार्टी का आपने बैंक अकाउंट बंद कर दिया और 1 महीने कोई कुछ नहीं बोल रहा है। केसरी जी के टाइम से नोटिस आया है। तो अजीब सी सिचुएशन है, सब लोग देख रहे हैं और हर संस्था मतलब का रोल है इसमें, कोर्ट्स का रोल है, इलेक्शन कमीशन का रोल है। धन्यवाद। This issue affects not just the Indian National Congress, it impacts our democracy itself most fundamentally. A systematic effort is underway by the Prime Minister to cripple the Indian National Congress financially. Funds collected from the public are being frozen and money from our accounts is being taken away forcibly. However, even under these most challenging circumstances, we are doing our very best to maintain the effectiveness of our election campaign. On the one hand, there is the electoral bond issue mentioned by Congress President Kharge, which has been declared unconstitutional by the Supreme Court. The electoral bonds have benefited, as everyone knows, the BJP hugely, massively. On the other hand, the finances of the principal opposition party, the Indian National Congress, are under a determined assault. This, we all believe, is unprecedented and undemocratic. Thank you. शुक्रिया सोनिया जी। भारत पूरी दुनिया में अपने लोकतंत्र मूल्यों और आदर्शों के लिए जाना जाता है। किसी भी लोकतंत्र के लिए निष्पक्ष चुनाव अनिवार्य होता है, एसेंशियल होता है। साथ ही ये भी अवश्य होता है कि सभी राजनीतिक दल के लिए लेवल प्लेइंग ग्राउंड यानी समान लेवल प्लेइंग फील्ड हो, सभी के पास समान रूप से संसाधन हो। ये नहीं कि जो सत्ता में है उनका रिसोर्सेस पर मोनोपोली हो, ये नहीं कि उनका मीडिया पर एक अधिकार हो, ये नहीं कि सत्ताधारी दल का संवैधानिक तथा न्यायिक संस्था जैसे आईटी, ईडी, इलेक्शन कमीशन, इन अपने दूसरे ऑटोनमस बॉडीज पर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष नियंत्रण हो। दुर्भाग्य से जो पिछले दिनों में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद जो इलेक्ट्रल बॉन्ड, चुनावी चंदा बॉन्ड के बारे में जो तथ्य निकलकर सामने आए वो बहुत ही चिंताजनक है, शर्मनाक भी है, क्योंकि इससे हमारे देश के छवि को ठेस पहुंची है। हमारे देश ने पिछले 70 सालों में निष्पक्ष चुनाव और स्वस्थ लोकतंत्र की छवि बनाई थी, उस पर प्रश्न चिन्ह आज उठ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस चुनावी चंदा बॉन्ड को इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा, उस स्कीम के तहत मौजूदा सत्ताधारी दल ने हजारों करोड़ रुपए से ज्यादा अपने अकाउंट में भर लिया है।
और दूसरी तरफ साजिशन मुख्य विपक्षी दल का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है ताकि हम पैसों के अभाव में बराबरी से चुनाव ना लड़े और ना लड़ पाए। ये सत्ताधारी दल द्वारा एक खतरनाक खेल है। इसके दूरगामी प्रभाव होंगे, क्योंकि अगर डेमोक्रेसी को इस देश में बचाना है तो लेवल प्लेइंग ग्राउंड होना चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चंद देशों में चुनाव हो रहे हैं, 99% वोट एक ही आदमी ले रहा है। ऐसा आपको तो मालूम हो गया रिसेंटली किन किन देशों में ऐसा हुआ है। तो ये सत्ताधारी दल द्वारा एक खतरनाक खेल खेला गया है। इसके दूरगामी प्रभाव होंगे, पर यह स्पष्ट है कि इस तरीके से किसी राजनीतिक दल को असहाय बनाकर चुनाव लड़ने में बाधा उत्पन्न कर और फ्री एंड फेयर इलेक्शन कभी नहीं कहा जा सकता। देश की जनता, एक आम नागरिक एक देख सकता है कि बीजेपी ने चुनावी चंदा बॉन्ड से 56% पैसे हासिल किए हैं, वहीं कांग्रेस को 11% ही मिले हैं। और ये वो पैसे जो बॉन्ड से बीजेपी ने लिए हैं, इसके अलावा जो कैश में इनके पास आता होगा तो कोई अकाउंट ही नहीं है। आप इनके खर्चे देखिए, हर तरफ इनका एडवर्टाइजमेंट लगा है और एडवर्टाइजमेंट में भी मोनोपोली बना ली है। प्रिंट मीडिया हो, टीवी हो और सोशल मीडिया हो, इनका बहुत डोमिनेशन है। लेकिन इतने पैसे एक पार्टी जमा कर सकती है, हिंदुस्तान के 70 साल के डेमोक्रेटिक व्यवस्था में ऐसा कोई नहीं किया। ये पहली बार ये सरकार अनेक ढंग से पैसे आज उठा रही है और इनके 5 स्टार ऑफिसेस से बड़े बड़े हर जगह आप देखिए, और 4-4, 5-5 फ्लाइट एक मीटिंग को जाते हैं और उनके पीछे और 2-4 जाते हैं। एक मीटिंग का इतना खर्च होता है तो शायद ही कोई पार्टी, अपोजिशन पार्टी उसका 10% भी नहीं कर सकती मुकाबला। मैं कहना नहीं चाहता कि बीजेपी ने किस तरीके से कंपनियों से पैसे लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तथ्यों की जांच कर रही है। हमें उम्मीद है कि सच्चाई बहुत जल्द हम सब के सामने आएगी। और अंत में मैं देश के संवैधानिक संस्थाओं से अपील करता हूं कि अगर वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहते हैं तो हमारी पार्टी को बगैर किसी रोक टोक से बैंक अकाउंट्स का इस्तेमाल करने दे, और जो इनकम टैक्स का क्लेम है वो अंततः कोर्ट के निर्णय के अनुसार सेटल हो जाएगा। राजनीतिक दल टैक्स नहीं देते,
बीजेपी कभी इनकम टैक्स नहीं दी, लेकिन ये लागू सिर्फ कांग्रेस पे हो रहा है। कोई पॉलिटिकल पार्टी इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते, सच है ना? सेटल हो जाए, राजनीतिक दल नहीं आते। बीजेपी ने कभी नहीं दिया अकाउंट। इसके बाद भी अगर हमसे ये मांगा जा रहा है तो हम न्यायालय के अंतिम निर्णय का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कम से कम न्यायालय तो इस बात को देखे, कानून को देखे, रूल ऑफ लॉ और गवर्नेंस जो संविधान के तहत होता है उसके तरफ तो ध्यान दे दो, क्योंकि आज वो हुकूमत में है, कल दूसरी पार्टी आएगी। लेकिन हमको ये लेवल प्लेइंग ग्राउंड जो हमने पहले से बनाया था, नेहरू जी से लेकर हम 89 और बाकी के लोग भी, जब इवन वाजपेयी थे उस वक्त भी ऐसा नहीं था। लेकिन यहाँ ये 18वीं लोकसभा का चुनाव जो हो रहा है, इसमें हम सब देख रहे हैं, ये कुचल रहे हैं, सप्रेस कर रहे हैं और हमको चुनाव लड़ने के स्थिति में वो नहीं छोड़ना चाहते हैं और पैसे को तंग तबाह करके वो एक तरफा इलेक्शन कर लेना चाहते हैं। लेकिन लोग भी होशियार है, इसको जानते हैं और लेवल प्लेइंग फील्ड बने रहने के लिए ये उनके जो बाधक है और जो हमारे अकाउंट्स फ्रीज किए हैं वो तत्काल उसका रिलीज होना चाहिए और हमको चुनाव में डेमोक्रेसी और संविधान को बचाने के लिए लेवल प्लेइंग ग्राउंड होना चाहिए।